नमस्कार पूर्व सैनिक भाइयों, आज देखिए धरने का 386वां दिन और 11 मार्च। सदैव की भांति आज भी आपका धरना सुचारू रूप से चालू है। देखिए आपके बैनर लिखे हुए हैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जो वेलकम बोर्ड, और ये उच्चतम न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की कमेटी बनाने की जो हमारी मांग है उसका एक बैनर, और ये बैनर हमारी विसंगतियां जिन्हें हम सरकार से दूर कराने की पूर्ण जोर कोशिश कर रहे हैं। और ये है जंतर मंतर का नज़ारा। खाली धारा 144 होने के कारण जो है यहाँ किसी को आने नहीं दिया जा रहा। ये देखिए गोपाल कृष्ण जी, ये देखिए जंतर मंतर एकदम खाली। तो मेरे पूर्व सैनिकों, धरना आपका सुचारू रूप से चालू है और जो है मिलते हैं गोपाल कृष्ण जी से। सर राम राम। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आज 11 मार्च और धरने का 386वां दिन। आप पूर्व सैनिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश भर के समस्त पूर्व सैनिकों को मेरा धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह आज भी हमारा 386 स्टेज हो चुका है, तो आप सब इंतजार कर रहा है जंतर मंतर पर क्या हो रहा है। और काफ़ी लोगों ने हमसे व्यक्तिगत फ़ोन करके भी पूछ रहा है। काफ़ी लोगों को फ़ोन आ रहा है, लेकिन हम सभी का फ़ोन उठा नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं उठा पा रहा है क्योंकि हमारे पास जो फ़ोन है वो हैंगिंग हो रहा है। उसके अंदर हम कुछ वीडियोस बना देता है, उसको भी हमको सेव करना पड़ता है, क्योंकि हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का स्पोक पर्सन तक उसको पहुँचाना है, जो आपको मैसेज डोज देने। जो हमारा आंदोलन चल रहा है, तो ख़ास तौर पर कुछ लोग हमसे ये पूछ रहा था, सर इतना दिन हो गया, कुछ बात हुआ कि नहीं, सरकार आपको बुलाता कि नहीं, क्या है आजकल कोई समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी सर आप अपना तरफ से बताइए। मैं सबको पहले आप सबको, जो आप लोग इंतजार कर रहा है किसी जगह पर, मजबूर है आपका, आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, लेकिन आपका दिल यहाँ पर है। आपको मजबूरी आपसे भी ज़्यादा हम समझ सकता है। हम समझने के बाद सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में इसका हमने विस्तार चर्चा भी किया है, कई बार कर चुका है। उसके बाद हमारा मेमोरेंडम उसी हिसाब से ही सरकार के पास जाता है। हमारा एक बड़ा वर्ग जो सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी कर रहा है, केवल एक चौकीदार के लायक बना कर रखता है, लेकिन वो नौकरी छोड़कर किसी जगह पर विवाद वो नहीं कर सकता है। वो आप ही जानता कारण क्या है, जो कि आर्थिक स्थिति पूर्व सैनिकों का कम है। हमने जेसीओ जवान का रैंक में निकल कर आने की वजह से जो जवान का हालात बहुत खराब है, जो नौकरी करना पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो हमारा सरकार क्यों नहीं सुनता, उसके बारे में हम थोड़ा सा। एक तो हमारा जो पूर्व सैनिक है, उसी के अंदर जो हमने आपको हमेशा बोलते रहता है, हम 6000 लोग रिटायर, कुछ परसेंटेज लोग हमारा जो है थोड़ा से हमका घर पे थोड़ा कुछ संपत्ति हो सकता है, पैतृक संपत्ति, ऐसे भी कुछ लोग होता है, कुछ परसेंटेज है, ज़्यादा नहीं है। अगर मान लो सेना में जो अगर जवान बन के अगर कोई गया है वो गरीब है, घर पे अगर मान लो इतना संपत्ति भी होने से उनका माँ बाप किसी भी हालात में अपना बच्चे को सेना के अंदर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर पढ़ाई कराने वाला बात है आगे का, उसके लिए भी उनका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तब आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो कम एजुकेशन में सेना के अंदर एक मौका मिलता है, जाने के बाद भी उसके अंदर पढ़ाई करके आगे बढ़ने का भी मौका है, लेकिन परसेंटेज कम है। तो ये भी एक कुछ लोग ऐसे आता है। कुछ लोगों का जो शादी वगैरह जो होता है, तो हो सकता है उनको वाइफ को ही नौकरी होगा, नहीं तो सेना में आने के बाद किसी अफसर का रिकमेंड में उनका वाइफ को किसी जगह पर नौकरी पे लगाया भी होगा। वो तो बिल्कुल अंधभक्त बनेंगे, क्योंकि बनना भी पड़ेगा। हम उसको ये नहीं बोल रहा हूँ आप अंधभक्त है तो आप ऐसे नहीं करना, वो कर भी नहीं सकता है, और करने से उसका नतीजा मिल जाएंगे। जो कि ये लोग जो बैठा हुआ है, जितना भी जो लोग बैठा हुआ है, वो प्यार से आपका कटोरे में कुछ डाल दिया हो, वो अगर आप उनके लिए काम नहीं करेंगे, वो आपको उल्टा सीधा काम कराएंगे, आप नहीं करेंगे, वो कटोरे से वापस खींच लेंगे, तो आपके पास कटोरा भी नहीं रहेगी। इसलिए आपको करना पड़ेगा। कुछ परसेंटेज लोग ऐसे सेटलमेंट है। कुछ लोगों को वो क्या करता है, उनके लिए जो हमारा 1%, 2%, 10% का वैकेंसियाँ कहीं से आता है, उसमें रिकमेंड करके उनको परमानेंट नौकरी पे ही लगाए। ऐसे भी कुछ लोग होता है। तो ये हमारा बीच में है। और हमारा एक बड़ा नफरी, सबसे बड़ा नफरी, और हमारा अफसरों का
सिक्योरिटी एजेंसी में भी नौकरी करता है। तो आपको पता है डीजीआर का सिक्योरिटी एजेंसी हो या ओपन टेंडर में लिया हुआ सिक्योरिटी एजेंसी हो, सब में पीछे अफसर रहता है। अब ओपन टेंडर वाला सिक्योरिटी एजेंसी में तो पेमेंट का बात ही छोड़ दो आप, और जो डीजीआर जैसे संगठन जो अपना सिक्योरिटी एजेंसी में एवरी 6 मंथ पेमेंट का बढ़ोतरी भी होता है, बहुत अच्छे स्केल है। लेकिन हर राज्यों के अंदर डीजीआर का सिक्योरिटी व्यवस्था को चकनाचूर करके रखा है, जो कि ओपन टेंडर में लेकर आता है और सरकार को भी पैसा बचता है। जो हमारे लिए जो कुछ सुविधा दे रखा है, जो डीजीआर का द्वारा पे स्केल बना के और उनमें हर 6 मंथ में वेजेस बिल निकाल के जो करने वाला काम है, वो चंद डिपार्टमेंट में रह गया। अब ऐसे भी धोखा, उसी में भी सेलेक्टेड व्यक्तियों को उसका सुपरवाइजर बनाते। अब आप बताओ, उस सुपरवाइजर का नीचे आपको फिर दब के रहना पड़ता है। वो नहीं तो चाहे वो चुगली मार देंगे, तो फिर आपका वो 11 महीने का एग्रीमेंट है, वो 11 महीने भी पूरा नहीं कर पाएंगे, आपको तो बाहर निकाल देंगे। तो ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। तो पूर्व सैनिक जैसे जवान जितना भी है, इसका आर्थिक स्थिति इस देश में, वो एक सैनिक, पूर्व सैनिक जैसे जवान में नौकरी करने की वजह से वो कमज़ोर है। आम पब्लिक के बीच में इसके बारे में बताने की जरूरत है। अगर किसी भी जगह पर, अभी हमारा ये आंदोलन यहाँ शुरू हुआ, तब से लेकर हम लोगों ने इस बात को चिल्लाया। सरकार ने इसका सर्वे भी करके देखा है। सर्वे रिपोर्ट में बैंक लोन लिए बिना कोई भी पूर्व सैनिक नहीं है जो सबका ईएमआई कटता है। पेंशन से 2-2, 3-3 बार लोन ले चुका है। मेरा भी था हाउसिंग लोन, अभी भी जा रहा है। मेरा हाउसिंग लोन अभी भी जा रहा है। हम हाउसिंग लोन लेके ही हमारा पेंशन से हाउसिंग लोन भी जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कोई बैंक अपना ये बोल रहा है तो बाकियों के साथ में भी यही है। कोई अमीर नहीं है। अगर हमारा आम पब्लिक ये सुनता है, वो सोचता है फौज में नौकरी कर दिया, उनको कैंटीन से सुविधा मिलता है। कैंटीन से क्या मिलता है? जो हमको 4-5 बोतल दारू देंगे, थोड़ा टैक्स फ्री में हमको थोड़ा सामान देंगे, लेकिन उसका ड्रिल देखो, वो हमारा घर का दरवाजे में तो है नहीं। वो सेना का अधिकारी तो कंट्रोलमेंट एरिया में रहते हो तो उनको सब सुविधा मिलता है। हम तो कंट्रोलमेंट एरिया में आकर रह नहीं सकता, क्योंकि हम अपना परिवार को छोड़ के तो नहीं आ सकता है। वहाँ से भेज के हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदार को सब तोड़ के हम यहाँ नहीं आ सकता। तो हमारे में ये फ़र्क है। तो सरकार सुनता है कि नहीं, यही तो हमसे सवाल पूछता है। सरकार सुनता है, उसी का खलबली आपको दिखाई दे रहा है। तभी तो टांग खींचने के लिए कोई राजस्थान में बैठता है, कोई केरल में बैठता है, कोई कर्नाटक में बैठा हुआ है, कोई हरियाणा में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है। और जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ है वो सबको निकाल के जो किसी दूसरा जगह पर लेके जाता है, और वहाँ उन्होंने षड्यंत्र महासंघ बनाता है। नो रजिस्ट्रेशन षड्यंत्र महासंघ के अंदर बल्ले देखिए IVO, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा योगेंद्र साहब के नेतृत्व में, लेकिन उस संगठन के अंदर अफसर हेड है, वो बड़ा अफसर है उसके अंदर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल सब लगे उसके अंदर। उसका लेटर उठा के देखिए, वेटरन्स ऑफ इंडिया, अरे और बल्ले वेटरन्स ऑफ इंडिया, अरे देखो वो वेटरन्स ऑफ इंडिया के अंदर कितना बड़ा अधिकारी बैठा है, ठीक है। और हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली से, वो एक भी आदमी, वो खुद ही यहाँ पर आए थे, उसके साथ में कोई आने वाला तैयार भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसे चलाता है। लेकिन बड़ा नाम लगा कर रखा है और दूसरों का मतलब कीचड़ उतारने में लगे हैं, जो कि उसको वो टास्क उसको दिया हुआ है दिल्ली में रहने के लिए। चाहे कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आप बनाया हो, दिल्ली में अगर रहना है तो गुण गाना पड़ेगा। दिल्ली के अंदर 4-5 लाख पुरुष सैनिक रहता है और कम से कम हजारों संगठन भी रहता है। वेटरन का नाम पर जितना भी संगठन बना हुआ है, सभी के पीछे अफसर है। लेकिन सर वो अपना चुपके से उनका बात सुनना पड़ता है, तब जाकर उनका संगठन, तब जाकर वो नेता, तब जाकर वो सेक्रेटरी, तब जाकर वो जो आपने कभी भी देखा होगा 3-3 साल के अंदर हर संगठन के अंदर चुनाव करने का प्रक्रिया है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा, जो आपने देखा है वही बंदा हर बार सिलेक्शन होकर आता है। कभी पिछले बार वो सेक्रेटरी होगा, इस बार वो खजांची होगा, अगले बार वो फिर वो प्रेसिडेंट होगा, दूसरे बार वो दूसरा और कुछ होगा। यही जैसा घूमते होते रहता है। फौज में भी आपने देखा है, कोई की होल्डर है जो हमेशा वो क्वार्टर मास्टर की ड्यूटी करते हुए आपको दिखाई देता, तो आप सोचे कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहा है। वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो जिसके लिए कर रहा है उसका वजह से दोबारा 3 बार 4 बार वो बन जाता है। अगर किसी ने एक बार करके अगर निकल के गया है, उसके बाद दोबारा उसको मौका नहीं मिला, तो आप सोच लेना वो किसके लिए क्या किया। ये सब कुछ हमारे साथ में हमने देखा है, जेल के आया हुआ है। फौज एक अलग चीज़ है, वहाँ पे एक मजबूरी है।
लेकिन बाहर आने के बाद हमारा साथ में विसंगति होता है। हम सरकार से पूछना है। सरकार से पूछने के लिए तरीके ये है, परमिशन लेना है। जंतर मंतर में एकमात्र जगह यह है, इसी जगह पर आंदोलन करना है। यहाँ रोज रोज रूल बदलेंगे, हर रोज यहाँ का रूलिंग बदली हो जाएंगे। कभी कभी यहाँ पर डंडा लगेंगे, कभी कभी यहाँ पर हमारा जेब तक चेक करेंगे, कभी कभी हमको यहाँ रेस्पेक्ट मिलेंगे। हम पूर्व सैनिक है, यहाँ का फोर्स भी हमको बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। सर चाय पियो, सर कैसे हो, ये जे कभी कभी हम दूसरे दिन आकर देखेंगे तो दूसरा रोप में खड़ा है क्योंकि उनको पालन करके लेक्चर दिया है। ये सब हम भी करके आए थे। हमारा सामने भी अगर कोई बैरिकेड दिखाई दिया है, हमने उसका सामने खड़ा हुआ है, तो हम उस जगह पर कैसे ड्यूटी किया होगा, ये भी वही जैसा ड्यूटी करता है। तो हमारा सरकार सुनता नहीं है, ये नहीं सोचना। सरकार सुन रहा है तब तो टांग खींचने के लिए राजस्थान में कोई बैठा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा देश में कितना भी जो आसाम से, मणिपुर से, यहाँ पर बंगाल से लोग आए थे, यहाँ पर आए थे, हमने देखा उनका भी यहाँ पर कर्नाटका से, आंध्रा से, केरल से, तमिलनाडु से भी लोग आए। यहाँ पर हरियाणा, यूपी, एमपी लोग भी आए थे, संगठन आए थे, भाषण दे के गए थे। क्या क्या भाषण दिया है सब बयाट है, जो कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में जंतर मंतर पे एक टीम को उन्होंने सेलेक्टेड करके रखा है। एक बात मैं अभी ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे ऊपर इंजान लगाता है ना, उसके लिए एक बात बता रहा हूँ। मैं आपको सिंगल तरीका से बता रहा हूँ। देखो, सेना के अंदर हम बहुत काम किया है, वर्किंग वगैरह बहुत किया है। किस्मत वाले के लिए अच्छे वर्किंग मिल जाएंगे, जिसके ऊपर नसीब में उल्टा लिखा है वो फंस जाएगा। मान लो आज हमको परेशानी है, आज थोड़ा सा तकलीफ भी है, थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, तो हम सोचता है हम जल्दी से छोटा काम करके थोड़ा सा आज जोर में जाकर सो जाता हूँ। हम ऐसे आता है तो हमारा किस्मत करा के, मान लो हमारा सीनियर जैसे ने देख लिया, हमारा हवलदार मैंने देख लिया, अरे आ जाओ यार 1 मिनट यार, सिर्फ 5 मिनट की काम बस ये। वो हो सकता है राशन कलेक्शन के लिए भेज रहा होगा, आपको फ्यूल कंस्ट्रक्शन के लिए भेज रहा होगा, बड़ा बड़ा बैरल, बड़ा बड़ा बोरी उठाना है। अब उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, एक हमको खींच कर डाला और किसी को खींच कर डाला, लेकिन टास्क पूरा करना, हम उधर चला वो करके यही हमको वहाँ से ब्रेक मिलेंगे। जो कि सेना के अंदर जो जवान के लिए जो ब्रेक जो है ना बीच में, वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, एक्सीलरेटर और क्लच का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ऐसे में हम उसमें फंस गए। उसी जैसा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का आंदोलन यहाँ पर शुरू हुआ था। हमने कभी नहीं सोचा था ये 1 साल चलेगा, ये 1 साल के ऊपर आ जाएंगे। हमने सोचा 1 महीने में ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ठीक हो सकता है, अगर नहीं तो 100 दिन में ठीक हो सकता है। तो हमारा 100 दिन बनने का 2 दिन पहले आपने देखा यहाँ पर एक जयचंद्र टीम निकल के आ गया, जो यहाँ पर लड़ाई करने के लिए 100 दिन होने नहीं देंगे, ये भी आपने देखा इस जगह पर। और यहाँ पहलवान टीम बैठा था, पहलवान टीम के साथ में हमारा टीम को भी अरेस्ट करके 144 के उल्लंघन में जो हमारा आंदोलन को समाप्त। जी सर, वो 28 अप्रैल की बात है सर। आपने ये देखा है हमारा 28 अप्रैल 2023 की बात। आपने ये भी देखा है हमारा आंदोलन यहाँ 20 फरवरी को शुरू हुआ है। उसके बाद हमारे से एक टीम अलग हो गया, वॉइस ऑफ एक्सरेशनल सोसाइटी। उन्होंने यहाँ पर जो 12 मार्च को यहाँ पर दूसरा एक स्टेज लगाकर यहाँ पर बैठ के उन्होंने अपना लेक्चर दिया, 1 दिन का झटका। और 14 मार्च को पार्लियामेंट थाना ने हमको यहाँ बैठने के लिए मना कर, आपका आंदोलन समाप्त, क्योंकि वो दूसरा कोई है थे। लेकिन प्रचार वो करता है 20 तारीख से हमारा बंदा वहाँ पर आंदोलन कर रहा है, और 20 तारीख से हमारा बंदा आंदोलन कर रहा है, नहीं सुन रहा है, अन्ना हजारे के घर पे जाके बोलता है। और देश भर में पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ है जंतर मंतर का आंदोलन का जो 12 तारीख का बड़ा कॉल करके सोचता है, दुनिया भीड़ लगाकर यहाँ पर आ जाता है। यहाँ आने के बाद पता चलता है ये तो धोखा है। लेकिन दूसरा दिन सरकार का पास भी उम्मीद है, पार्लियामेंट स्थित थाना जो बोलता है आपका तो कल बहुत बड़ा रैली हो चुका है यार, अभी तो आपको क्या परमिशन नहीं दे रहा है। फिर हमको वहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है, नारा लगाना पड़ रहा है, बाद में जाके हमको परमिशन दे रहा है। ये भी हमने देखा है। ये किसके लिए, कौन किसके लिए कर रहा है? आप पूर्व सैनिक है भाई, आप जैसे जवान रैंक से रिटायरमेंट होकर आया हुआ, किसी जगह पर आप रहते हो, मैं जो कह रहा है इसके पीछे कौन है आपको पता है? कौन इसको ऐसी करा रहा है, अगला क्यों कर रहा है, ये सब आप जानते हो। ये भी एक रिजल्ट था इनका, ठीक है। अगर ये जो जंतर मंतर पर जो 100 दिन होने नहीं देंगे, इसका प्रचार किसी नेता यहाँ पर हाथ मिलाया हुआ है, उस नेता का मुंह से क्षेत्रीय भाषाओं में भी, केरला का भी मैंने सुना है, केरला के अंदर भी अपना व्हाट्सएप के अंदर मैसेज निकल के आया, जो हमारा हरियाणा से लोग जा रहा है उधर तक 100 दिन होने के। तो ऐसे में जो हमारा इसको तोड़ने में एक टीम लगे थे,
उसके वजह से जागरूक हो गया हमारा पूर्व से। जागरूक करने वाला टीम हम थे। हम जागरूक करते रहा, लेकिन कभी फेल, कभी वहाँ पर प्रोपेगेंडा जाता है। और किसी भी जगह पर किसी को कमज़ोर करने के लिए एक ही रास्ता है, फाइनेंशियली उनको तोड़ दो। फाइनेंशियली उनको तोड़ो। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का अकाउंट नंबर को आज खुलासा करो। मैं आपको बता रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर उसका अरब करोड़ उसके अंदर पहुँच जाएंगे और सरकार को बताएंगे ये पैसा हड़पने के लिए ही ये बनाया है और देखो पैसा इसके अंदर इतना आ गया, एकदम बैन कर देंगे। उसके बाद हमें चकनाचूर कर देंगे। तो हमारा सतबीर सिंह साहब का प्रोग्राम यहाँ पर चलता है। 4 आदमी बैठते हैं, 1 बजे से 3 बजे तक वो फोटो निकाल के जाता है। उनके पास 12 करोड़ रुपए आए थे, उसके ऊपर बैन लग गया, उसके ऊपर कुछ ना कुछ उसके ऊपर लग गया। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने जिससे पैसे लिया है अफसरों को आरोपी तो उन्होंने दिला दिए। अभी अफसरों को उन्होंने NFU भी दिलाएंगे। उनसे पैसा लिया है तो उनको सब कुछ मिल रहा है। तो हमारा साथ में इसी जैसा हमारा अकाउंट नंबर का मांग करते हुए कई लोग आए थे, तो हमने उनको समझाया, वो वापस भी चला गया। लेकिन कुछ ऐसे भी संगठन जो आपको बोल रहा हूँ, जो जंतर मंतर का आंदोलन शुरू होने के बाद जंतर मंतर का समर्थन का नाम ले रहा है, दिगंज वीरांगना महासंघ बना, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। उसके बारे में अभी हम बताया था, उसके अंदर कौन सा संगठन मिला है, 20 संगठन उसके अंदर मिला है, अफसर संगठन है। उसके अंदर जो जंतर मंतर पे जो लोग आए थे, उसी का केरला का एक शिवा बन गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन मेट्रो एसोसिएशन। उसका पीछे भी अफसर है, अफसरों का नाम है, सब कुछ है, चुपके से सब चलता है। वो उसके अंदर वो सोचा हमारा नेशनल लेवल में जाने के लिए हमारे लिए एक दिगंज वीरांगना है। और फेडरेशन हमारा जो था उसका सपना तो तोड़ दिया। उसके बाद जंतर मंतर का आंदोलन में हमने यहाँ से एक पुकार अगर कर देंगे तो उसी को तोड़ने के लिए वो रिवाड़ी में निकाल देंगे, नहीं तो मेरठ में निकाल देंगे, नहीं तो षड्यंत्र महापूजा निकाल देंगे, ठीक है, और हवन पूजा निकालेंगे। इसी जैसा कार्रवाई करते हुए आपने देखा। ये सब देखा हुआ कौन है? पूर्व सैनिक। ये सब किया हुआ कौन है? पूर्व सैनिक। किया हुआ पूर्व सैनिक में कौन बैठता है? जो देखा हुआ पूर्व सैनिक में कौन बैठता है? आप इसको ऊपर आप ही खुद सोच सकते हो कौन आपका पीछे। इसी जैसा इस आंदोलन को कमजोर करने का बहुत कोशिश हुआ है और इस कोशिश का साथ साथ में हम भी कई पुकार दिया है। आप देखा है संसद के राव हमने करके दिखाया, सर अरेस्ट कर दिया। आपने देखा 144 का धारा लगाते हुए भी हम लोगों ने एक बड़ा कॉल रखा था, ये आपने ये भी देखा है। तो सरकार को ये एक बड़ा मैसेज है। हम रेल को रोका, 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके बाद हमारा गवर्नर को उतार के हमारे साथ में धोखा दिया। ये भी कई संगठन कई जगह पर बैठ के बोला, जहाँ पर हाथ मिलाया है ऐसी संगठन यहाँ पर आया, उनको प्रचार होने का मौका नहीं मिला, उनको फोटो के सामने खड़ा होने का मौका नहीं मिला। वो जंतर मंतर का आंदोलन को इन्होंने अपना प्रचार के लिए यूज कर रहा है, फोटोग्राफी करने के लिए यूज कर रहा है। 30 साल के बाद 40 साल के बाद भी वो फोटो इस्तेमाल करने के लिए वो अपना काम कर रहा है। ये कोई प्रचार का जगह नहीं है। जंतर मंतर का आंदोलन किसी को कोई दिखावा नहीं है। आप अगर ऐसे सोचते हो वो गलत है। यहाँ पर पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, यहाँ पर अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये बता के 1 साल से हमने यहाँ पर आंदोलन चला रहा है। इसको ऊपर हमको यहाँ पर जो रहता है उस लीडरों को बहुत कुछ धमकियाँ मिल रहा है। ये धमकी को सहन करते हुए रोज हम ये पर आता है, हम ये कर रहा है। जो हमारा पीछे बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला हमारा साथ है, आप लोग सब ये देख रहा है। लेकिन आपको मैंने यहाँ का एक छोटा सा जो ग्राफ आपको मैंने बता दिया, जंतर मंतर का आंदोलन आज भी पॉलिटिकल नहीं है इसमें और अधिकारी नहीं है। दोनों को आउट ऑफ बाउंड कभी जिंदगी में नहीं आ सकता है। जो अपना सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जब बना है 2008 से, तभी से लेकर ऐसे है। जो अपना बैनर के अंदर सब कुछ लिख के भेजा है, जो इंडिया के अंदर किसी ने भी ऐसा बैनर तक नहीं बना पाया। लेकिन हम उनको कमजोर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो साथ दे रहा है, समर्थन दे रहा है, वो भी हमारे साथ में है। जो आपको मैंने क्लियर बात बता दिया। आज हमारा 386 डेज है, 11 मार्च 2024। आज यही है मैसेज। जय हिंद। सभी पूर्व सैनिकों को ये देखिए जो संदेश मिल रहे हैं, गोपाल कृष्ण जी बता रहे हैं, तो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि क्यों और क्या कारण है कि जिनकी वजह से सरकार आनाकानी कर रही है। तो मैं कैमरामैन विजय कुमार के साथ जंतर मंतर से, ये देखिए जंतर मंतर का नज़ारा, धारा 144 के कारण जो है सब बंद है और पूर्व सैनिकों का धरना जो है चल रहा है। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, जय हिंद।